डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है गर्भ विकास में त्रिदोष एवं पंच महाभूतों का योगदान। द रोल ऑफ ए त्रिदोष एंड पंच महाभूत इन फीटल डेवलपमेंट। तो पहले स्लाइड में आते हैं। गर्भ विकास में त्रिदोष एवं पंच महाभूत का योगदान को समझने से पहले जो है त्रिदोष और पंच महाभूत के कॉन्सेप्ट को डीपली समझना अति आवश्यक है। अब ये जो समस्त सृष्टि में जो भी द्रव्य है वो पंच महाभूत से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। तो चरक सूत्र 26वें अध्याय के 10वें श्लोक में सर्वद्रव्य पंच भौतिकम बताया गया है, यानी कि सभी सृष्टि में सभी जो द्रव्य है वो पंच भौतिक है। और सुश्रुत सूत्र स्थान 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में ये बताया है कि दोष धातु मल मूल ही शरीर, यानी शरीर जो है पंच भौतिक है और शरीर का मूल जो है दोष धातु मल है। तो इस अनुसार दोष धातु मल सब पंच भौतिक है। अब नेक्स्ट श्लोक में आते हैं। सुश्रुत सूत्र स्थान 42वें अध्याय के 5वें श्लोक में बोलता है तत्र वायुर अत्वातः पित्तम अग्नेयम श्लेष्म सौम्यम इति, यानी कि वायु से वात से जो है वायु महाभूत की उत्पत्ति, पित्त से जो है अग्नि महाभूत की, और श्लेष्म की जल महाभूत से उत्पत्ति होती है। या वायु महाभूत से वात का, और अग्नि महाभूत से पित्त, और जल महाभूत से श्लेष्म की उत्पत्ति। अब वाग्भट के श्लोक में आते हैं। तो वाकाश धातुभ्यम वायु अग्नेयम पित्तम अंबः पार्थिव्य श्लेष्मा। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 20वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्थात वात दोष वायु एवं आकाश महाभूत से, पित्त दोष अग्नि महाभूत से, और कफ दोष जल और पृथ्वी महाभूत से उत्पत्ति होती है। इसमें वाग्भट ने जो है सूत्र सुश्रुत के से जो है डिफरेंस माना है और इसका अपना जो है अनुदान दिया है इसमें जो। तो वात के लिए उन्होंने, सुश्रुत ने सिर्फ वायु बोला है, इन्होंने आकाश का भी समावेश किया है। पित्त के लिए दोनों ही कॉमन मान रहे हैं, अग्नि महाभूत, और कफ दोष के लिए सुश्रुत ने जल माना है, इन्होंने पृथ्वी का समावेश किया है। अब मैंने जो है इसका एक चार्ट बना लिया है नीचे, इसे भी जो नोट डाउन करना। तो त्रिदोष से जो है शरीर बना है और इसमें इसके अभाव में जो है गर्भ शरीर के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। तो नीचे जो चार्ट में एज इट इज़ जो है आपको बनाना पड़ेगा। वात से सुश्रुत के हिसाब से वायु, और इसमें आकाश का समावेश एक्स्ट्रा किया है वाग्भट ने। पित्त के लिए दोनों ही अग्नि कॉमन है, और कफ में सोम बताया है यानी जल। वाग्भट ने भी जल बनाया लेकिन उसमें पृथ्वी का भी समावेश किया है। नेक्स्ट में आते हैं। तो दोष के बाद आता है धातु। धातु में जो है चक्रपाणी और दलहन का जो है मैं इस जो तालिका में जो है इसका समावेश किया हूँ, और अलग अलग धातुओं का जो है कौन से महाभूत की अधिकता होती है उसके हिसाब से दोनों ही टीकाकार है। चक्रपाणी जो है चरक के टीकाकार है और दलहन जो है सुश्रुत के टीकाकार है। तो सबसे पहले धातु में आते हैं रस धातु में। तो चक्रपाणी में इसका महाभूत का जो है वर्णन नहीं, और दलहन में जो है जल माना गया है। और रक्त जो है धातु के लिए तेज प्लस जल माना है, और मतलब चक्रपाणी ने जो है जल एक्स्ट्रा माना है, दलहन ने सिर्फ अग्नि माना है। मास के लिए पार्थिव दोनों का कॉमन है। मेद के लिए जल प्लस पृथ्वी और जल प्लस पृथ्वी ये दोनों कॉमन है, दोनों ही चक्रपाणी और दलहन के हिसाब से। और अस्थि धातु का देखते हैं तो वायु प्लस तेज चक्रपाणी बोलते हैं, और दलहन जो है वो पृथ्वी वायु प्लस तेज बोल रहे हैं। तो जो है अस्थि जो है वो कठोर इसकी संरचना होती है, तो इसमें पृथ्वी महाभूत दलहन ने थोड़ा ज़्यादा साइंटिफिक बताया है। मज्जा जो है और शुक्र दोनों में ही जल दोनों ही चक्रपाणी और दलहन ने माना है। तो इसे जो है थ्रू आउट याद रहना चाहिए आपको। उसके बाद आता है दोष धातु के बाद मल आता है। तो मल के जो पंच भौतिक संगठन का ये विभेद तालिका बनाया है। तो पुरुष जो है पार्थिव है, स्वेद का जो जल महाभूत की अधिकता, और मूत्र में अग्नि और जल दोनों को माना। तो स्वेद और मूत्र में अंतर है कि मूत्र में जो है अग्नि महाभूत भी होती है।
अब ये जो उपरोक्त जितने भी महाभूत बताए हैं, तो सृष्टि में समस्त द्रव्य है वो पंचभौतिक है, यानी कि इनमें चाहे रस रक्त मांस मेद बोले, पुरुष स्वेद मूत्र बोले, या कफ बोले, वात पित्त कफ जो भी है, ये जितने जो है इसमें पांचों महाभूत रहेंगे। लेकिन ये जो वर्णन किया जा रहा है इसमें, जो जो ये डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, ये इसकी अधिकता है, इसीलिए पुरुष को पार्थिव बोल दिया है, लेकिन उसमें महाभूत जो रहेंगे वो सभी रहेंगे। इसके अलावा तीन दोष, सब आचार्यों ने तीन दोष बोला है, लेकिन चतुर्थ दोष का वर्णन सुश्रुत के में आता है। तो उन्होंने रक्त को जो है चौथा दोष माना है, और वो जो रक्त जो चौथा दोष माना है उसके जो गुण है, रक्त के जो गुण हैं, उन गुणों के अनुसार पंचभौतिक संगठन का जो है उन्होंने वर्णन किया है सुश्रुत सूत्र स्थान 14वें अध्याय के 9वें श्लोक में। तो देखिए श्लोक पढ़ते हैं। विसृता द्रवता रागः स्पंदनम लघुता तथा भूम्य आदि नाम गुणा होते दृश्यते छात्र शोणिते। यानी विसृता यानी विसर्गंध, ये जो है पृथ्वी महाभूत का, तो हम जैसे जानते हैं कि पृथ्वी का गुण ही जो है वो गंध है। तो उसके साथ द्रवता, द्रवता जो है ये जल महाभूत का। उसके बाद राग, राग जो है वो अग्नि महाभूत का। रस जो है, रस जो है अपने धात्वाग्नि, यानी अपने जो है धात्वाग्नि से, यानी कि रसाग्नि से जो है वो रंगता है, रंजित होता है, और उसके बाद जो है अपने पाक होके जो है रक्त में परिवर्तित होता है, रंजक पित्त उसमें जो है काम करता है। तो ये जो है ये अग्नि महाभूत का इसमें समावेश हुआ है। फिर इसमें स्पंदनम, स्पंदनम जो है यानी स्पंदन मतलब पल्पिटेशन, तो जो है ये वायु महाभूत का है, यानी कि जो आर्टरीज और कैपिलरीज बोला है उसमें जो है रक्त संवहन करता है और उसमें स्पंदन को पैदा करता है, वो वायु महाभूत से है। और जैसे कि हम जाते हैं उसके निरुक्ति में वाग गति गंधनियो बताया है, जो गति है जो वायु से होगी, क्या बोलते हैं, वायु दोष का जो है वात दोष के लिए बताया गया है, उसमें जो है उसके निरुक्ति में बताया है। तो इसमें वायु जो है वायु महाभूत का स्पंदन के लिए आया है। और रक्त में लघुता जो है, रक्त में जो लघुता है वो आकाश महाभूत के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में आते हैं। तो गर्भ विकास में पंच महाभूतों का योगदान। तो ये जो है पंच महाभूत को अपना अपना जो जो गर्भ विकास में कार्य करता है उसके हिसाब से सुश्रुत शरीर स्थान 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में जो उन्होंने जो है वर्णन किया है। ताम चेतना अवस्थिताम वायु विभर्जति तेजा एनम पचती आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी सहनति आकाश विवर्धयति। तो चेत जो है ताम चेतना अवस्थितम, मतलब ताम मतलब गर्भ, वो उसमें जो है चेतना अवस्थित होता है, और वो लेटर ऑन में जो है उसका जो है अंग प्रत्यंग जो है उसमें जो है वृद्धि होने लगता है। मॉडर्न के हिसाब से जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप होने लग जाते हैं। तो उसमें जो है इन पंच महाभूतों का योगदान होता है। तो उसमें वायु जो गर्भ रहता है उसमें वायु जो है वो क्या करती है, विभाजन का काम करती है। तो सारे स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग फॉर्म होते हैं, तो उसमें जो है अलग अलग जो है संरचनाएं का जो है उद्भव होता है। तो वायु जो है विभाजन का काम करती है। तेज एवं पचनती, अग्नि महाभूत जो है वो पाचन का काम करती है। तो जो है मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी, फिजियोलॉजिकल जो फंक्शनिंग जो कैपेबिलिटी, ये सब जो है अग्नि की वजह से आता है। जल क्लीनता यानी क्लेद गीलापन, ये जो जल की वजह से आता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बॉडी जो है, जो हमारा शरीर जो है 70% जल से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसमें जो है मैक्सिमम जल महाभूत का जो है योगदान है। पृथ्वी सहनति यानी कि कठोरता पृथ्वी की वजह से आता है। तो बॉडी जो है अपना एक शेप लेता है, एक फ्रेमवर्क लेता है, वो सब जो है उसमें कठोरता और एक जो है आकार जो है वो पृथ्वी महाभूत के वजह से आता है। आकाश विवर्धयति, तो आकाश महाभूत शरीर के सारे जो है स्ट्रक्चर्स उसमें जो है जैसे ब्रह्म रंध्र, जितने रंध्र है बाह्य रंध्र, उनों में जो है सुशीर भाग, ये सब में जो है आकाश महाभूत से उत्पत्ति होती है और वे विवर्धन का काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो गर्भ वृद्धि में पंच महाभूत का क्या योगदान है। तो जैसे कि हम आपके पिछले क्लास में आपको पूरा बता दिए हैं कि
9 मास के जो है गर्भ वृद्धि का जो है वर्णन किया है, उसमें द्वितीय मास में जो है ये त्रिदोष का जो है उसमें समावेश होता है और पंचमहाभूत का समावेश होता है। तो इसमें जो है उसका वर्णन आता है। तो इस वो श्लोक को देखते हैं। शुश्रूष शारीर स्थान तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में बोला है, द्वितीय शीतो उष्म अनिल अभिपच्यमाननाम महाभूतानाम संघातो घना संजायते। गर्भ विकास में दूसरे माह में गर्भ जो है शीत मतलब कफ, उष्म मतलब पित्त और वायु, ये सब से परिपाक होकर महाभूत से संघात होता है। यानी कि त्रिदोष और महाभूत एक साथ एकत्रित होते हैं और वो गर्भ का घन रूप दे देते हैं। इससे जो है त्रिदोष और पंचमहाभूत मिलके जो है एक रूप देते हैं, गर्भ को घन रूप देते हैं। तो गर्भ वृद्धि में, ये गर्भ विकास में त्रिदोष और पंचमहाभूत का बहुत बड़ा योगदान है और इसके बगैर जो है गर्भ विकास नहीं हो सकता। थैंक यू।